करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे लेंथ के बारे में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हमें लेंथ को मेजर करने में मदद करते हैं। ठीक है जी। फिजिकल फिजिकल क्या कहते हैं उसको, दिमाग से ही निकल गया मेरे। फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। आज हम जो चीज शुरू कर रहे हैं वो एक टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ मास का टॉपिक। छोटी सी बात है वो बतानी है आपको बस कि स्टैंडर्ड ऑफ मास से होता है क्या। असल में पहले के जमाने में, मतलब 1900 से पहले, एक इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम का एक मेटल जो है रख दिया गया था ब्यूरो के अंदर, एक म्यूजियम के अंदर, कि ये जो है ये स्टैंडर्ड 1 kg का मास है। ठीक है, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो है वो वाला स्टैंडर्ड ऑफ मास नहीं रहा है। अच्छा, मास अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका एक तो है फिजिकल बैलेंस। आपने कभी केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैब देखी हो तो वहाँ पे फिजिकल बैलेंस, एक तराजू रखा होता है। वो जो तराजू है, जो आमतौर पे जैसे तराजू फ्रूट्स वालों के पास होते हैं, वैसे ही वो तराजू काम करता है। एक जगह वेट्स रखे जाते हैं, एक जगह ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं और जो है तोला जाता है। तो वो एक ये तरीका है कि फिजिकल बैलेंस को यूज करें। दूसरा तरीका है आपको, अगर आपको मास अगर आपको जानना है तो इलेक्ट्रिक बैलेंस भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास वेट वेट मशीन होती है। वो जो वेट मशीन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाएगी। ठीक है जी, बैलेंसेस की बात हो गई। फिर हम कहते हैं भाई जैसे मास का एक स्टैंडर्ड रखा गया था, टाइम का भी एक स्टैंडर्ड रखा गया है। पहले के जमाने में टाइम का स्टैंडर्ड था 1900 से पहले पहले कि सोलर डे, मतलब सूरज कितने वक्त से आए, कब तक आएगा, कब तक जाएगा, उसके हवाले से वो लोग डिसाइड करते थे कि एक सेकंड कितने मतलब एक सेकंड कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर बाद में इस फ्लॉ को दूर किया गया और एक मेटल सीजियम, आई थिंक, हाँ सीजियम के एटम में से जितनी रेडिएशंस निकलती हैं, कितनी रेडिएशंस, 9,000 मिलियन टाइम्स रेडिएशन जो निकलती हैं, जितना टाइम उन रेडिएशंस को निकलने में लगेगा वो एक सेकंड कहलाएगा। इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ टाइम हमने सेट कर दिया। और सेकंड की भी यही डेफिनेशन है कि इतने टाइम्स वाइब्रेशन, जब एक रेडिएशन एक मेटल से निकलेगी, जितना टाइम उस रेडिएशन को इतनी बार निकलने में लगेगा वो एक सेकंड कहलाएगा। ठीक है जी। फिर क्या है स्टॉप वॉच, आपको पता है क्या होती है स्टॉप वॉच, जिसपे आप पहले रिकॉर्ड करते हो कि एक कि कब बंदे ने भागना शुरू किया और कब रेस एंड करी, उसको बंद कर दिया जाता है। तो स्टॉप वॉच वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है, जिसे मैकेनिकल भी कहते हैं और डिजिटल भी कहा जाता है। अच्छा, स्टॉप वॉच में एक नुकसान ये है कि इसमें होता है ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। जब भी आप स्टॉप कर रहे होंगे या स्टार्ट कर रहे होंगे तो जो विसिल बजेगी उसके साथ जरूरी नहीं है आपकी आपका जो टैप इन है एक साथ हो। थोड़ा सा डिफरेंस, 1-2 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। इसका हल क्या निकाला गया, इसका हल निकाला गया कि लाइट गेट्स को यूज किया जाए। लाइट गेट्स क्या होते हैं, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, यहाँ से एक लेजर निकल रही है। ठीक है, यहाँ से एक लेजर निकल रही है और सर्किट यहाँ पर पूरा हो रहा है उस लेजर का। अब एक बंदा भागता हुआ आया, जैसे ही वो इसको क्रॉस करेगा लेजर का कनेक्शन टूट जाएगा और जैसे ही लेजर का कनेक्शन टूटेगा वो अपने पास टाइम रिकॉर्ड कर लेगी, वो मशीन अपने पास टाइम को रिकॉर्ड कर लेगी। इससे हमें प्रिसाइज कैलकुलेशन मिल जाती है कि कब रेसिंग फॉर एग्जांपल रनिंग जो स्टार्ट हुई थी और कब इस बंदे ने एंड करी अपनी रनिंग को। लाइट गिट्स एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं अपने पास जरा बुक खोल लूं, एक मिनट दें मुझे। स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, बड़ा मजेदार सवाल है। कहता है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम आपको पता होगा कि वो जिसे वो आपको वश में कर लेते हैं, वो घुमा घुमा के, वो एक पेंडुलम है। पेंडुलम है
जो x से y की तरफ जा रहा है, फिर y से x की तरफ वापस आ रहा है। हमसे पूछा गया पहले पार्ट में कि सबसे एक्यूरेट वे कौन सा होगा एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करने के लिए, कि एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन, एक x से लेके y, y से लेके x, एक ऑसिलेशन को का टाइम रिकॉर्ड करना है, तो मोस्ट एक्यूरेट वे क्या है। चार ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 10 ऑसिलेशंस का टाइम रिकॉर्ड करो और मल्टीप्लाई कर दो 10 से। क्या करो, 10 ऑसिलेशंस का टाइम रिकॉर्ड करो कितने टाइम में हुई और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 ऑसिलेशंस का टाइम रिकॉर्ड करो और उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, और उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। तीसरा है डायरेक्ट ही एक ही ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड कर लो, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि एक बार रिकॉर्ड करो x से लेके y तक कितना टाइम लगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो भी आपकी वो वैल्यू निकल आएगी, ऐसा इनका कहना है। इसमें से सही आंसर कौन सा है, इसमें से सही आंसर मुझे जो लगता है वो वाला। पहले तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मुझे जो लगता है, मुझे लगता है इसका आंसर जो है डिवीजन वाला होना चाहिए, कि मैं 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकाल लूं ताकि मेरे पास एक अच्छा सैंपल हो जिसका एवरेज मैं निकाल सकूं। जब मैं 10 का निकालूंगा और 10 से उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरे पास एक एवरेज टाइम आ जाएगा कि पेंडुलम कितना ऑन एन एवरेज टाइम ले रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी, यही आंसर है इसका। ठीक है, दूसरे आंसर्स क्यों नहीं है। एक एक तो डायरेक्टली उसने क्या कहा कि 10 का टाइम रिकॉर्ड करो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ये तो कोई अजीब सी बात हो गई, ये तो होना ही नहीं चाहिए। एक था कि ऑसिलेशन, एक ही ऑसिलेशन का रिकॉर्ड कर लो। इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़े हैं कि एक ऑसिलेशन है तो ह्यूमन एरर ज्यादा, एवरेज टाइम ही आ गई, तो पेंडुलम स्टार्टिंग में तो पूरा घूम रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता जाता है, तो वो एक एरर के चांसेस रहते हैं। और डबल करने वाली बात तो गलत ही है कि x से y तक कर लो फिर y से x डबल ही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ऑसिलेशन में तो यहाँ तक गया, अगली वाली ऑसिलेशन में वो थोड़ा सा कम होके कम अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ठीक है जी, तो ये थे इसके आंसर। अच्छा, इसका पार्ट बी भी था, पार्ट बी इसका पार्ट टू था, उसको डिस्कस कह रहा है सजेस्ट करो एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इसको आप सजेस्ट करते हैं कि ये काम होना चाहिए। एक स्टॉप वॉच के जरिए आप एक डिजिटल स्टॉप वॉच यूज कर सकते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए, या वैसे ही वो जो इलेक्ट्रॉनिक फोटो गेट था, जो लेजर वाली मैंने मिसाल दी थी, वो चीज आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अगला एक सवाल आ रहा है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर आपको अपने दोस्त की हाइट मेजर करनी है, अपने दोस्त की हाइट मेजर करनी है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने जिनका जिक्र किया है उनमें से कौन सा आप यूज करना पसंद करेंगे हाइट मालूम करनी है। तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि हम मीटर रूल यूज कर लेंगे, इंच टेप यूज कर लेंगे, तो आसानी से हमारे पास हाइट उस बंदे की आ जाएगी। अच्छा, अगला सवाल आ रहा है कि क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक साल में सेकंड्स कितने होते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है भाई, एक साल में सबसे पहले तो दिन कितने होते हैं, या मैं अगर उल्टे तरीके से चलूं, वो ज्यादा बेहतर है कि 60 सेकंड होते हैं। सबसे छोटा सेकंड है ना, कितने 60 सेकंड होते हैं हर मिनट में। बात सही है, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है वो सेकंड है, एक सेकंड। तो कितने सेकंड है एक मिनट के अंदर, 60 सेकंड है। ठीक है जी, ये समझ आ गई। अब पहले सेकंड सबसे छोटा था, अब मिनट सबसे छोटा है, ग्रेजुअली हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, तो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। बात सही है, समझ आ रही है कि 60 मिनट होते हैं हर घंटे में। कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे होते हैं हर दिन में।
और टोटल एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 डेज। सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। सिर्फ 365 डेज होते हैं। तो इसका जो आप आंसर निकालेंगे वो देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका। इसको जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये हो जाएगा। अब इसमें सीखने वाली बात क्या थी, हमें चाहिए था सेकंड। आप ये देखें, डे से डेज कट गया, आर से आर कट गया, मिनट से मिनट कट गया, बचा तो सेकंड बचा। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपका आंसर होगा कि कितने सेकंड होते हैं एक साल के अंदर। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे कि पहले अज्यूम कर लेते कि पहले 365 दिन है, फिर आप उसमें नीचे जाते हैं कि दिन में घंटे कितने होते हैं, एक लेवल नीचे जाते हैं कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, फिर एक और लेवल नीचे जाते हैं कि कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, 60। तो फिर और नीचे जाते हैं कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में, तो वो भी 60। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे। दोनों वैलिड तरीके जो आपको समझ आए आप वैसे कर लीजिए। ठीक है जी। आज बड़ी दिक्कत हो गई है, मेरा पता नहीं डस्टर कहाँ है, उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी है। ओहो, अभी इससे काम चला रहे हैं। अच्छा जी, पूछते हैं सवाल कि किस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करेंगे अपना मास मेजर करने के लिए। याद रहे, मास और वेट दो अलग अलग चीज, फिजिक्स में मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती हैं। केमिस्ट्री में आप इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। उसने हमसे पूछा है कि मास मालूम करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो आपको आपने एक न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा जिसकी इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल्स टू ma। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट लूंगा, मैं कोई भी फिजिकल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लूंगा और उस पर अपना वेट निकाल लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 90 केजीज, ये मेरा वेट है याद रखें, और हमें चाहिए मास। तो ग्रेविटी को नीचे ले जाते हैं, इसको 9.8 कर देते हैं। अब जो मास आएगा ये है मेरा एक्चुअल केजीज में मास। ये 90 केजी मेरा मास नहीं, ये मेरा वेट है। जब मैं इसको ग्रेविटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मास का नंबर आ जाएगा कि मेरा मास कितना है। ठीक है जी, समझ आ गई है बात? समझ आ रही है, अच्छी बात है। इसके बाद तो पूरा ही बता देता हूँ। अच्छा जी, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स जिसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की यूनिट्स होते हैं। जैसे एक यूनिट है ग्राम, मास के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह वर्क के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल 20 जूल्स। इस तरीके से अलग अलग किस्म के तरीके हो सकते हैं। टाइम के लिए यूज होता है 15 सेकेंड्स। लेकिन अगर यही वैल्यूज 15 सेकंड की जगह 15 मिलियन सेकंड होते तो फिर हम क्या करते? तभी हम इतना बड़ा ये ना होते। हम इसका आसान तरीका फिजिसिस्ट ने क्या निकाला, उन्होंने बोला सीधा एक काम करते कि अपने इस यूनिट का प्रीफिक्स चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू दी पावर 6 हो गया। और जब 10 टू दी पावर 6 हो गया तो 10 टू दी पावर 6 को हम कहते हैं मेगा। तो ये मेगा सेकंड हो गया। ठीक है, समझ आया क्या कह रहा हूँ? समझ आया आपको बात? ये देखें, ये 100 ग्राम का तो आसान था काम हमारे लिए, लेकिन यही मास अगर फॉर एग्जांपल 20,000 केजीज हो जाए
सॉरी ग्राम्स हो जाए, 20,000 ग्राम्स हो जाए, तो उसको सिंपली मैं केजीज में ले जाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू की हमारी जो वैल्यू होगी एंड प्रोडक्ट की वो कम होगी, तो हम डिवाइड करेंगे, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1000 ग्राम्स होते हैं 1 केजी के अंदर, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 केजीज। केजी का, केजी में के क्या है, किलो, ये एक प्रीफिक्स है, ये है वो प्रीफिक्स, समझ आ रही है, ग्राम के आगे हमने किलो लगा दिया, हमें और कुछ करने की जरूरत बोलो भाई नहीं पड़ी, बल्कि ये ऐसा नहीं हुआ, ये गलती कर दी मैंने, ये डायरेक्ट 15 मेगा सेकंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि मैं नाम यूनिट के नाम में ही चेंज मार दूं, ऐसे प्रीफिक्स को हम यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है ये, ठीक है जी। अच्छा आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, मतलब नोट्स में जो आंसर लिखा हुआ है आप उसको देख, उसका सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, आप डायरेक्ट उसको करिएगा, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, और वो जो एक टेबल, इसी के ऊपर एक नोट्स में टेबल दिया हुआ है मैंने, उसको देखकर पहले तो आप वो 4 जो है क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, प्रीफिक्स बताना है कि कौन सा सही है कौन से वाले के लिए। अच्छा एक तरीका है मैं प्रीफिक्स को चेंज कर दूं, एक तरीका है कि मैं डायरेक्ट ऐसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, पावर 6 10 टू द पावर 6 और आगे सेकंड, यूनिट में कोई चेंज नहीं किया, एक साइंटिफिक नोटेशन बना दी, साइंटिफिक नोटेशन पे हम अभी आगे आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये बता रहा हूँ कि दो तरीके हैं एक बड़ी अमाउंट को लिखने के, या तो आप अपने यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगा दो, या आप एक साइंटिफिक नोटेशन के साथ उस वैल्यू को लिख दो, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन की बात आ ही गई है, तो अब हम कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की बात, जैसे ये था, इसकी साइंटिफिक नोटेशन कुछ इस तरह से दिख रही थी, ठीक है, इसमें ये जो 15 है ये कहलाता है कोएफिशिएंट, क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, आवाज नहीं आ रही भाई, क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, ये 10 ये कहलाता है बेस, और ये पावर जो 6 है ये कहलाती है हमारा एक्सपोनेंट, ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है जी। ये तीन चीजें मिलके एक साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है, तीन चीजें मिलती हैं तो साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बड़ी या छोटी वैल्यूज को लिखने का, ठीक है। ये पावर 6 पावर, ये नेगेटिव भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा साइंटिफिक नोटेशन को, ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिफिक, ये इस पूरे फिनोमेना को आप कहोगे साइंटिफिक, साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का एक नाम और है, वो नाम क्या है, वो नाम है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा अब ये हो गया ये वाली बातें, अब हम आ जाते हैं लेंथ से रिलेटेड बातें हमारी मोस्टली हो गई हैं, लेंथ वगैरह से चीजें जो आ रही थी, अब जो है थोड़ा सा हम वॉल्यूम डेंसिटी लिक्विड वाली जो चीजें मोस्टली होती हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना यार, हाँ वही चल रही है। अच्छा जी अब जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डेंसिटी, डेंसिटी किस बला का नाम है भाई, हम कहते हैं ना ये चीज ज्यादा डेंस है उस चीज से, पानी ज्यादा डेंस है उस चीज से, किसी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो दो चीजों की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला है
कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास लो, उसको डिवाइड करवा दो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। इससे पता चलता है कि इतना मास, फॉर एग्जांपल 1 kg का मास कितनी जगह घेर रहा है। अगर 1 kg का मास इतनी जगह घेर रहा है तो एक उसकी डेंसिटी निकलेगी, लेकिन वही 1 kg का मास इतनी सी जगह घेर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम निकलेगी। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, और इसका सिंबल जो है वो होता है रो, इसको कहते हैं रो। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जैसे ऐसा यूनिट मास ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है। मास होता है केजी, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। ये ड्राइव फिजिकल यूनिट है, ये बेस फिजिकल यूनिट है। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है इसका ऐसा ही यूनिट हो गया है। मेजर कैसे किया जाता है डेंसिटी को? अच्छा, एक बेहतरीन, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि आपको एक स्टोन दे, कोई आपको एक स्टोन दे और बताए, पूछे पूछे आपसे, यार मुझे इसका वॉल्यूम बता दो कितना है। मुझे इस स्टोन का मास तो मुझे पता है, मेरा काम है डेंसिटी निकालना। मास मुझे पता है ये स्टोन कितना भारी है, उसका वॉल्यूम नहीं पता मुझे। वॉल्यूम कैसे निकालूं? अगर वॉल्यूम भी निकाल लूंगा तो मैं डेंसिटी तक पहुंच जाऊंगा। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालूंगे स्टोन का? एक बेहतरीन तरीका, एक आप कोई भी फ्लास्क लें और उसको पानी से भर दें। सही, ये हमने उसको पानी से भर दिया है। रीडिंग नोट करें, फॉर एग्जांपल यहाँ 15 जो भी सेंटीमीटर क्यूब जो भी आ रहा होता है, सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, यहाँ तक आ रहा है। फिर ये स्टोन मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसकी वजह से ये पानी ओवरफ्लो हो गया, और जो एक बर्तन मैंने रखा हुआ था उसके अंदर वो पानी जमा हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब ये जो पानी नीचे जमा हुआ है, जो पानी नीचे जमा हुआ था, इसको अलग से किसी बीकर में डाल के, किसी फ्लास्क में डाल के क्या करूं, उसका वॉल्यूम चेक कर लूं। उस वाटर का, वो जो बाहर निकला है वाटर, उसका वॉल्यूम चेक कर लूं। आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे कि जो पानी का वॉल्यूम जो बाहर आया है वो सेम होगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन से, क्योंकि जैसे ही वो आया उसने अपनी जगह बनाई, और अपनी जगह बनाने के लिए उसने जो एक्स्ट्रा पानी था बाहर फेंक दिया। तो वो अपनी जितनी जगह उसको चाहिए उतना ही पानी फेंकेगा, ना कि उससे ज्यादा। वो उसको किसी बात की लालच नहीं है, वो जिसको उसको जितना चाहिए होता है बस वो उतना ही लेता है। तो जितना उस पानी का वॉल्यूम था वही उस स्टोन का वॉल्यूम था, तो हमने पानी के जरिए स्टोन का वॉल्यूम निकाला, स्टोन के वॉल्यूम के जरिए अब हम स्टोन की डेंसिटी निकाल लेंगे। ये एक ऐसी छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर ले। ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कह रहा हूँ भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? एक चीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहा जाता है। हम करते क्या है इसमें, सिंपली जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी लेते हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ली, उसको डिवाइड करवा दिया डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब जो जितना ज्यादा आएगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, वो उतना पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट देगा, ज्यादा बड़ा नंबर देगा अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और जितना पानी से कम होगा तो वो जीरो से नीचे की तरफ आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल आता है कि आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको पानी पे फेंका, वो तो तैर रहा है पानी पे,
लेकिन उसी के साथ आपने एक आयरन की रॉड ली, वो फेंकी पानी में, वो डूब गई। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह है ये भाई साहब, डेंसिटी। क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम थी, लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम थी, तो उसने अपने ऊपर उस लकड़ी को संभाल लिया, उस लकड़ी को संभाल लिया। लेकिन आयरन के केस में क्योंकि डेंसिटी उसकी बड़ी है वाटर से, वो उसको नहीं संभाल पाया और वो नीचे जाके बैठ गया। तो ये डेंसिटी का खेल होता है कि कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी चीज ऊपर रहेगी, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब एक सवाल आता है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम को कैसे जो है कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे शेप्स तो आपको पहले से पता है कि ये एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है। इनके तो अपने अपने फॉर्मूलेज बने हुए हैं वॉल्यूम निकालने के, कि कोई स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका होगा ऐसा, पाई आर क्यूब। तो ये तो फॉर्मूले पता है हमें। ये सॉलिड, ये रेगुलर सॉलिड्स के लिए तो काम चल जाएगा हमारा। लिक्विड का अगर हमें वॉल्यूम मेजर करना है तो हम इसी तरीके का कोई फ्लास्क या बीकर वगैरह लेंगे और उसका भी वॉल्यूम चेक कर लेंगे। ठीक है जी। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि जो इररेगुलर सॉलिड्स होते हैं उसके लिए ये वाला तरीका जो है बेहतरीन तरीका है। ये जो एग्जांपल में हमने देखा था कि पानी जितना बाहर आ गया, वो इररेगुलर सॉलिड्स में हम वो काम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ रहा है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारे सामने। वो न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, अभी जितना पढ़ा है उसके मुताबिक करने की हम कोशिश करेंगे। एक तो मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है मुझे, और एक काम चलाना पड़ रहा है, पता नहीं किसका तकिया वहाँ उठा के गया। खैर, अच्छा, वर्क एग्जांपल है ये, वर्क एग्जांपल। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल, जिसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है और डेंसिटी जो है इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो न्यूमेरिकल करने का बेहतरीन तरीका सबसे पहले वो जिक्र कर लेते हैं, वो है सबसे पहले डेटा बनाना। क्या बनाना? डेटा बनाना। अच्छा एक मिनट, ये है कौन सा सवाल? ये है वर्क एग्जांपल 4। वर्क एग्जांपल 4। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करें, डेटा बनाएं। पहली चीज उसने क्या कहा था, हमें मास मालूम करना है एक सॉलिड का। तो मास हमें मालूम करना है। मास हो गया क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, ये हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड है। फिर कह रहा है उसका रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। रेडियस 18, याद रखें क्या, सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर का है। आपने ऐसा यूनिट पढ़े होंगे, अभी हमने देखा भी था कि सेंटीमीटर को हम यूज नहीं कर सकते अपने न्यूमेरिकल में, हमें ऐसा यूनिट्स को यूज करना होता है। और ऐसा यूनिट लेंथ के लिए क्या है, मीटर है। तो सेंटीमीटर है ये। अब सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे 100 से। तो इसको अगर मैं 18 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं हर उसमें, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.18 मीटर, 0.18 मीटर। ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक है जी, ये रेडियस दिया हुआ था। फिर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी हमें दी हुई है कितनी, 7.8 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी चेंज करेंगे क्योंकि ग्राम जो है आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम जो है ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम में जाना है। ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? नहीं सॉरी, ग्राम जो है छोटा है, एक मिनट, ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है। ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है, मतलब अगर 100 ग्राम 1000 ग्राम मेरे पास कोई चीज है तो 1000 से डिवाइड करूं तो 1 किलोग्राम बनेगा। तो ग्राम से अगर मुझे उसमें जाना है तो मैं ये करूंगा। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? हम रो के ऊपर थे कि हमें जो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करवाते हैं। अब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली में बड़ा होता है, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब छोटा होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब छोटा होता है, तो 7.8 और उसमें 1000 होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.8। और साइंटिफिक नोटेशन की जबान में बोले 10 क्यूब, और इसको अगर हम लिख दें केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। हमें चाहिए मास। हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं? हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन? एक है डेंसिटी का फॉर्मूला, सही है। तो फॉर्मूला अगर मैं अपने पास लिख लूं कि रो का फॉर्मूला तो आपका है मास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमारे पास मास तो मालूम करना है, रो हमारे पास निकल चुका है, वॉल्यूम चाहिए। और इसमें सवाल में मुझे याद है, सवाल में उसने कहा था कि ये एक सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल है। रैकिंग बॉल एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर होता है। तो आयरन बॉल का एक स्फीयर का मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर equals to 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू डाल दें और रेडियस जो कि 0.18 है आर क्यूब में वो डाल दें, तो हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 0.024 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम बन गया। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, रो भी आ गया। मास निकालना है तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रो था 7.8 इंटू एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 0.024, और ये मास आ जाएगा आपके पास कितना? आपका अगला वाला करे 187.2 kgs, 187.2 kgs। कभी भी यूनिट लिखना ना भूलें, न्यूमेरिकल्स में खास तौर पे यूनिट हमेशा लिखने हैं। ये आ गया हमारे पास हमारा मास। ये था तरीका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। इधर आप डेटा के बाद ऐसा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ लिख दें सॉल्यूशन, और फिर जो है सॉल्यूशन उसके बाद से शुरू करते हैं। यहाँ पे बट भी लगा सकते हैं आप, सिंस के लिए 3 डॉट भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। अच्छा जी, अच्छा सवाल था ये, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये था कि मैंने भी जो एक नई चीज सीखी वो
कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दरअसल बड़ी चीज है, हमें छोटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है, बकायदा किलोग्राम पर मीटर क्यूब से, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। वरना आपको रूल पता था कि ये सेंटीमीटर छोटा होता है, छोटे से बड़े में जाते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करवाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हमें समझ में आ गई है। इंशाल्लाह आगे चल के भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी ये काम हमारे आएगी। चल सही है, उम्मीद करता हूँ आपने ये जो है कॉपी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पीछे जाके जरा पॉज करके कॉपी कर लें। अब तो मैंने बिठा दिया। अच्छा जी, अगला सवाल पूछ रहा है, कुछ गैसेस हैं आपके पास, आप मुझे बताएं कौन सी गैस ज्यादा डेंसर है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल सा जवाब, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उतना ही उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने देखा था रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। ठीक है, तो हम मोलर मास जो है केमिस्ट्री की जबान में मोलर मास कहते हैं, उन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ज्यादा डेंस कौन सी गैस है। अच्छा, एक सवाल आता है, एक साइंटिफिक रीजन, कि ये हॉट एयर बलून्स आपने देखे होंगे, लोग जाते हैं बड़े हॉट एयर बलून्स, मुझे तो डर लगता है हाइट से, खैर लेकिन लोग जाते हैं, काफी डेयरिंग होते हैं। वो कैसे जो है हवा में उड़ जाता है, उसमें भी डेंसिटी का अमल दखल है। कैसे है, आपने देखा होगा नीचे वो एक स्टोव सा जला देते हैं, आग निकालते हैं, उससे क्या होता है, एक तो जो उस गुब्बारे के अंदर, जो बलून के अंदर हवा होती है वो गर्म हो जाती है, जबकि बाहर जो एटमॉस्फेयर में होती है वो ठंडी होती है। अब जैसे ही वो गर्म होती है गैस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बाहर की जो कोल्ड एयर है वो उसको ऊपर खींचती है और वो ऊपर लेकर चला जाता है। इसको बोयंसी भी कहते हैं, बोयंसी। तो जो मेन डिफरेंस है कि किस वजह से हो रहा है ये मेन डिफरेंस यही है कि डेंसिटी की वजह से हॉट एयर बलून जो है उनके ऊपर हम काम कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नंबर 8, एक और न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नंबर 8। मैं जरा अपने पास खोल लूं, क्या चीज, बुक खोल लूं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक वुडन पीस है अलग अलग शेप्स में, कह रहा है जिसकी लेंथ और रेडियस बराबर है और दोनों 2 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट करो वॉल्यूम हर शेप के लिए। ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया, इसमें कुछ है नहीं, डेटा जो है दिया हुआ है आपको, डेटा में उसने बोला जो लेंथ है और रेडियस बराबर है और दोनों जो है 2 मीटर के बराबर है। मालूम क्या करना है, मालूम आपको वॉल्यूम मालूम करना है डिफरेंट चीजों का। एक करके देख लेते हैं, जैसे स्फीयर है, एक को देख लेते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 मीटर यहाँ पुट कर देंगे तो स्फीयर की वैल्यू आ जाएगी। बी में ठीक है जी, इसी तरह क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, हाँ, एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ हमें दी हुई है, उसने सवाल में लिखा हुआ था कि लेंथ जो है 2 मीटर है, तो ये सारा 2 की पावर क्यूब हो जाएगी, तो 8 मीटर पर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा किसका,
क्यूब का। इसी तरह आपको आपको बस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूले याद कर लें डिफरेंट शेप्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हम यहाँ आप नोट से देख लीजिएगा, नोट्स में सॉल्व हुआ है और फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है डेंसिटी मालूम करो एक वुड की एस स्फीयर। वुड क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर बोल दिया इसने। और एक वुड है जो कि क्यूब है, एक स्फीयर वाला वुड है और एक क्यूब वाला वुड है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। वुड का मास 1 kg है, चाहे वो स्फीयर में हो या क्यूब में, मास ऑफ वुड 1 kg ही है, ठीक है भाई, समझ आ गया। वो कह रहा है कि क्या कोई चेंज होगा डेंसिटी में, क्योंकि उसकी शेप अलग अलग है। हम बोलेंगे जी हाँ होगा। क्यों? हम ऐसी इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, करना है करते हैं अभी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास से। मास तो उसने कर दिया कांस्टेंट दोनों गुड्स का, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो होती है वॉल्यूम से। अब स्फीयर का वॉल्यूम अलग आएगा और क्यूब का वॉल्यूम अलग आएगा। जब ये दो वैल्यूज वॉल्यूम भी अलग अलग आ रहे होंगे तो उसकी वजह से डेंसिटी भी अलग अलग आ रही होगी। तो शेप की वजह से, बेशक शेप की वजह से डेंसिटी में चेंज होगा। हाँ देखें, इसका जो पहला वाला जो रो आया है वो 0.029 आया है, और जो दूसरा वाला क्यूब के लिए जो उसने रो निकाला है वो 0.125 आया है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। अगर 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 तो वो साइंटिफिक रीजन 1 से 2 नंबर के लिए मांग रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, लिख के बता देता हूँ कि वी नो दैट density is inversely proportional to the inversely proportional to the volume, where volume of cube and sphere are different, hence the density for both objects would be different। ठीक है जी, बहुत बुरी राइटिंग है मेरी, माफ करिएगा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या लिखा है। We know that density is inversely proportional to the volume, whereas volume of cube and sphere are different. Hence, the density for both objects would also be different. Would also would also be different। Would also be different। तो वॉल्यूम की चेंज की वजह से उसकी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें करना क्या होगा, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आया था तो आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी कि दोनों की डेंसिटीज वाकईतन अलग अलग आ रही हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। मास आपको पता है, वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे,
पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे किस फॉर्मूले से, 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले से। अब आप बोलेंगे आर आ रहा है इसमें, आर तो हमारे पास है नहीं, तो इसी तरह इसीलिए मैंने नोट्स में अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन 9 के अंदर स्टार्ट में ये बात मेंशन कर दी है कि हम क्वेश्चन नंबर 8 के डेटा से ही चीजें अखज कर रहे हैं और उसी का रेडियस उठा रहे हैं। तो जैसे हमने वहां का रेडियस उठाया तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के काबिल हो गए। आप एक बार नोट्स में इसका आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक आपने जो है मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें था पानी, वो पहले था 500 फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब पे, आपने डाल दिया एक स्टोन उसके अंदर। अब जैसे ही वो स्टोन गया अंदर, उसका पानी का लेवल हो गया अब 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो चेंज आया है 300 सेंटीमीटर क्यूब का, ये किस में चेंज आया है, ये चेंज आया है वॉल्यूम में। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। इसका पार्ट बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। वो भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया कॉपी तो एक जगह रोक लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए अपने पास। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो नोट्स के अंदर मौजूद है, तो आप वो नोट से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं, उनका कितना पार्ट जो है हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और कितना जो है फालतू है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो डिजिट्स एक नंबर के अंदर, वो डिजिट्स जो कि रिलायबली आपको पता हो, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, वो वाले डिजिट्स कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनके 4 रूल्स हैं। पहला रूल लिख लेते हैं। पहला रूल जो है वो ये है कि जितने भी नॉन जीरोस होंगे, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन जीरोस जो है सिग्निफिकेंट है। जैसे 292, कुछ भी इसमें जीरो और सारे नॉन जीरो हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। दूसरा दूसरा है स्टार्ट के अंदर जो जीरोस आ रहे हैं स्टार्ट में, मतलब लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, वो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि 0.0023, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 और 3। ये जो शुरू में चाहे डेसिमल पॉइंट हो शुरू में या ना हो, वैसे नहीं होगा ऐसा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इग्नोर कर देंगे और सिर्फ इसको ले लेंगे। ये हमारे साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लीडिंग जीरोस की बात हो गई। तीसरी बात है ट्रेलिंग जीरोस की। ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले, ये तो शुरू में आ गए थे ना, अब हम बात कर रहे हैं जो बाद में आएंगे, उनके साथ क्या करना है। उनके साथ ये करना है, वो जब ही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, जब ही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे जब सामने एक डेसिमल पॉइंट हो, व्हेन देयर
इज अ डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 2.310। तो आप मुझे बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इसमें एक ट्रेलिंग जीरो है। सही पहचाना आपने? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2, 3, 1 तो नॉन जीरो की वजह से सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो है क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, बाद में आने वाला जीरो है, तो ये जो बाद में आने वाले जीरो होते हैं और वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब डेसिमल पॉइंट शामिल हो। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शामिल था, जिसकी वजह से ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। चौथा कॉन्सेप्ट, ना शुरू में ना आखिर में, बीच की बिल्ली बन के रह गए, ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस जो बिल्कुल बीच में होते हैं, दो नॉन जीरो फिगर्स के बीच में होते हैं, वो ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। वो हमेशा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब कि 202 इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस जीरो को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी। चलिए, अगर हमने ये अगर समझ लिया है तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लें। अब है वर्क एग्जाम्पल 5। वर्क, ये जो वर्क एग्जांपल्स होती हैं ये आपकी जहाँ थ्योरी लिखी हुई है वहीं पे मौजूद होती हैं। ये वर्क एग्जांपल 5 है। इसका डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। इसका डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। सवाल में क्या पूछ रहा है भाई? कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितनी होंगी एरिया के अंदर, सिलेंडर के एरिया के अंदर जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो इसने तो हमसे सिग्निफिकेंट फिगर्स मांगी है, तो वो है क्वेश्चन मार्क। किसकी? एरिया की मांगी है, तो ए लिख देते हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट एरिया। ठीक है। हमें दिया क्या है? इसने डायमीटर दिया है, सॉरी, हमें इसने डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर का। अब छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, बड़ी वैल्यू छोटी होती है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर मौजूद है हमारे पास। सही है, समझ आता है। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन। एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे भी याद नहीं था, ये मैंने देख के लिखा है। आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरी होता है, आपको फॉर्मूलेस थोड़े याद होने चाहिए इन कुछ शेप्स के। स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, इस तरह की चीजें। तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। आर तो इसने हमें दिया नहीं, आर मतलब निकालना पड़ेगा, आर कहीं से निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें याद आया, हमें एक चीज याद आई कि रेडियस जो है, रेडियस जो है वो आधा होता है डायमीटर का। तो डायमीटर जब 0.05 है तो उसका आधा जो है वो हमें मिलेगा 0.025 मीटर।
ये रेडियस आ गया। अब इस रेडियस को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। एक तो मेरा कैलकुलेटर मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा, तो आंसर एरिया का आया है 0.0019 मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, हाँ मीटर स्क्वायर। ये तो आंसर, ये तो उसने पूछा ही नहीं था, उसने बोला ही नहीं मुझे एरिया चाहिए। उसने बोला एरिया के वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बताओ। पहला, पहली निशानी, जितने भी नॉन जीरो हो वो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो 9 1 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है जी। दूसरा, लीडिंग जीरोस, जो शुरू में जीरोस हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे डेसिमल हो ना हो। तो ये जितने भी लीडिंग के हैं ये इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये है आपका आंसर। तो इसको जब हम लिखेंगे, जब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाली कट गई, ये वाली सारी कट गई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि मुझे अपनी बुक से देखना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या कह रहा है। उसमें भी हमने चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है भाई कि ये चार नंबर उसने दिए हैं, पूछ रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है 9 भी 8 भी सिग्निफिकेंट है। जीरो, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं। अच्छा, पहली कंडीशन तो मीट है। दूसरी, क्या लीडिंग जीरो है ये? नहीं, लीडिंग जीरो भी नहीं। सही। ये ट्रेलिंग जीरो है, हाँ ये ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है। लेकिन ट्रेलिंग जीरो जब सिग्निफिकेंट बनेगा अगर उसमें कोई एक्सप्लिसिटली डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो। चौथा था कि ट्रैप हुआ है, नहीं ट्रैप भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट है और एक इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें हम कर देंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। 91.60 भी नॉन जीरो है, हाँ है, उनको कर दो सिग्निफिकेंट 916। ठीक है। जीरो, क्या जीरो लीडिंग है? नहीं लीडिंग नहीं है। क्या ये बाद में आ रहा है? हाँ बाद में आ रहा है। अगर बाद में आए और डेसिमल पॉइंट एक्सप्लिसिटली मौजूद हो तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाता है, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब इसमें हुए चार सिग्निफिकेंट फिगर्स, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी देखते हैं। नॉन जीरो कितने पहले वो गिन लें। एक वन इधर है, एक वन इधर है, एक वन इधर है, तीन सिग्निफिकेंट आ गए हमारे पास। ये दो और ये ट्रैप हुए हैं, ये वन और वन के बीच में ये दो ट्रैप हुए हैं और ये वन और वन के बीच में ये ट्रैप हुए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। ट्रेलिंग वाले जीरोस हैं हमारे पास, लीडिंग वाले तो नहीं है, ट्रेलिंग वाले जीरोस अलबत्ता हैं। और वो जो ट्रेलिंग वाले हैं उनके लिए एक्सप्लिसिटली एक डॉट मतलब एक डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो मतलब सबके सभी सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब चलते हैं अपने आखिरी वाले पर। नॉन जीरो 8 और 6 सिग्निफिकेंट है, लीडिंग है, हाँ जी तीन लीडिंग है,
डेसिमल से कोई फर्क पड़ता है रीडिंग में? नहीं जी, नहीं पड़ता। क्या ये ट्रैप है? नहीं, ट्रैप भी नहीं है। ट्रेलिंग है? नहीं, ट्रेलिंग भी नहीं है। लीडिंग है। अब लीडिंग है और डेसिमल हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये सारे इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो इसका आंसर हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अच्छा जी, तो ये था आज का हमारा सेशन, आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं आज। और इसके साथ एक खुशखबरी कि हमारा चैप्टर 1 जो है, जिसमें थियरी थी और न्यूमेरिकल्स थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, बुक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वो अभी कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, सिवाय एमसीक्यूज में। अगली वीडियो में हम कोई 10-12 एमसीक्यूज हैं, वो 10-12 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी टाइम की कमी की वजह से आज वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और आपको लग रहा है हमारा टीचिंग स्टाइल और अच्छा है और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें, तो काइंडली सजेस्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए वक्तन व वक्तन लाते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज बच्चा लोग।